वेलकम स्टूडेंट्स, वीएस एजुकेशन चैनल में मैं विवेक शर्मा आज आपको क्लास 12th भूगोल विषय के अध्याय 6 विश्व मानव अधिवास या मानव बस्तियों का अध्ययन करवाऊंगा। इस अध्याय में हम मानव बस्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं तथा इसमें हम यह भी पढ़ेंगे कि मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कार्य के आधार पर नगर कितने प्रकार के होते हैं। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम 3 वीडियोज में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और मुझे पूरी तरह आशा है कि यह टॉपिक आपके आसानी से समझ में आ जाएगा और बोर्ड में आपके 6 अंक पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व मानव अधिवास या मानव बस्तियां। विश्व मानव अधिवास अर्थात वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट। सेटलमेंट से ही स्पष्ट हो जाता है किसी स्थान पर सेटल होना या बसना। तो मानव अधिवास का अभिप्राय या अर्थ है कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। अब देखिए ये क्लियर हो गया। मैंने बताया था कि मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। अब आती है मानव अधिवास की परिभाषा। तो डेफिनेशन जो है वह संभववाद के प्रणेता जिन्होंने हमारे अध्याय फर्स्ट में मानव भूगोल की परिभाषा दी, प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से है। अर्थात मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से है। मतलब व्यक्ति खुद रहे व अपने साजो सामान, संपत्ति, पशु इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए जो संरचना बनाता है वह मानव अधिवास या मानव बस्ती कहलाती है। अब आता है मानव अधिवास की उत्पत्ति। तो मानव अधिवास की उत्पत्ति जो है वह निवास के लिए होती है। व्यक्ति ने रहने के लिए बस्तियों को या अधिवास को बनाया। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन यानी रोटी, वस्त्र यानी कपड़ा और आवास यानी मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात भोजन, वस्त्र, आवास जो है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं। तो इसमें हमने देखा कि तीसरा जो टॉपिक है आवास यानी उसका जो रहने का स्थान है, अधिवास या बस्ती है, वो सबसे महत्वपूर्ण में आता है। अब टॉपिक आता है अगला महत्वपूर्ण टॉपिक परिभाषा के बाद कि इन बस्तियों के प्रकार या अधिवासों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अधिवासों को मकानों की संख्या एवं उनके बीच की दूरी के आधार पर 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक तो है निवास के आधार पर और दूसरा है आधारभूत कार्यों एवं प्राकृतिक दशाओं के आधार पर। आधारभूत कार्यों एवं प्राकृतिक दशाओं के आधार पर और पहला है निवास के आधार पर। निवास के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अस्थायी अधिवास, दूसरा है स्थायी अधिवास। मित्रों, आपको अधिवास या बस्तियों के वर्ड में कोई भी अंतर नहीं करना है, दोनों का मतलब एक ही है। नाम से स्पष्ट है। अस्थायी मतलब एक ही जगह पर वह अधिक समय तक नहीं रहते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट रूप से वहीं बस जाना। और आधारभूत कार्यों में प्राकृतिक दशाओं के आधार पर इनके 2 प्रकार हैं, ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास के बारे में हम पढ़ेंगे कि ग्राम जो होते हैं वहाँ पर लोग रहते हैं वो क्या कार्य करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। नगरीय अधिवास में रहते हैं तो वह द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय करते हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं निवास के आधार पर। पहला है अस्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास प्राचीन काल में मानव द्वारा कुछ अधिवास या बस्तियां
शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते थे। हमने द्वितीय अध्याय में पढ़ा कि आदिवासी जो जनजातियां हैं वह शीतकाल में तथा बसंत काल में अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित होती रहती थी, प्रवास करती थी। तो वे बस्तियां अस्थायी प्रकार के आवास कहलाती हैं। जैसे एस्किमो शीतकालीन आवास इग्लू बनाती थी, जबकि बसंत काल में वह जो उनकी झोपड़ी होती है कर्मक, वो टेंट्स में रहते थे। जैसे नीचे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, नागा जनजाति स्थानांतरित कृषि के लिए अस्थायी बस्तियां बनाती थी। किर्गिज जनजाति जो है वह मध्य एशिया के स्टेपी मैदान में पशुपालन हेतु तंबुओं में रहती है। एस्किमो जनजाति के बारे में हमने पढ़ा है, ध्रुवीय क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में तंबुओं में रहते हैं। तथा बद्दू जनजाति जो है वह अरब व सहारा मरुस्थल में भी अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। इसके पश्चात हमने पढ़ा था द्वितीय अध्याय में बुशमैन जनजाति जो है वह कालारी मरुस्थल में वेर्प नामक झोपड़ियाँ बना करके अस्थायी रूप से रहते हैं। तथा रेड इंडियंस जो हैं वह रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी भाग में अस्थायी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं। तथा राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश की रेबारी, गायरी तथा बंजारे पशुचारण हेतु अस्थायी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं। आगे आता है सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कार्यों के लिए भी अस्थायी बस्तियों का उपयोग होता है। जैसे हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला भरता है या हमारे कोई भी धार्मिक त्यौहार होते हैं, जैसे पुष्कर मेला है या बैणेश्वर मेला है या कोई शादी समारोह होते हैं, ये सब हमारे, या जैसे क्रिकेट का मैच होता है या कोई भी गेम्स होते हैं, तो ये सब सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कार्यों के लिए भी अस्थायी बस्तियों का उपयोग होता है। फिर दूसरा टॉपिक है बी, स्थायी बस्तियाँ। स्थायी बस्तियों की उत्पत्ति प्राचीन काल में जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता था तो वह स्थायी बस्तियों में रहता था, लेकिन जब उसने कृषि कार्य करना शुरू किया तो वह धीरे धीरे एक ही स्थान पर स्थायी रूप से बस गए। इस प्रकार स्थायी बस्तियों का निर्माण हुआ। तो इनकी उत्पत्ति विद्वान मानते हैं कि उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ साथ स्थायी अधिवासों या बस्तियों की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा तभी से अस्थायी अधिवासों का विकास हुआ। अगला टॉपिक, मानव बस्तियां। अधिवास मानव की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। मतलब मनुष्य जो है वह अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप ही बस्तियों को बसाता है। मानव बस्ती को बसाने या उसके स्थायित्व के लिए निम्न बातें महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1, स्थानीय संचित संसाधन। मतलब व्यक्ति वहाँ कृषि हेतु रह रहा है तो वहाँ उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, जल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए आदि। नंबर 2, बाह्य विश्व से संबंध, वह आसानी से व्यापार कर सके, लेन देन कर सके। नंबर 3, भावी उन्नति की संभावना, यानी उसके लिए रहने के लिए स्थान हो तथा उसके परिवार के लिए भी वहाँ पर उपयोगी भूमि हो। चौथा, सुरक्षा, जीव जंतुओं, हिंसक पशुओं से उसकी सुरक्षा भी होनी आवश्यक है। 5वां, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक, जैसे मैंने अभी पहले समझाया था, ये बातें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं। अगला टॉपिक आता है, ये 2 नंबर का पूछा जाता है, मानव अधिवास निर्माण के प्रमुख उद्देश्य क्या है। मनुष्य जब बस्ती बसाता है तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर 1 है, भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए यथा मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु। जैसे मनुष्य शीतकालीन स्थान पर रहता है, जैसे एस्किमो रहते हैं इग्लू बना करके, तो वह शीत ऋतु से आसानी से वहाँ बचे रहते हैं। तथा ग्रीष्म काल में यदि वह तंबुओं में बुशमैन रहते हैं या अन्य जनजाति के लोग रहते हैं तो उनका गर्मी से बचाव होता है। नंबर 2, खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु। यदि उसका स्थायी रहने का स्थान होगा तो वह अपनी चीज़ों को सुरक्षित रख सकता है। नंबर 3,
जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा, यानी किसी स्थान पर यदि जंगली जानवर व हिंसक पशु हैं तो बस्तियों में उसकी सुरक्षा हो जाती है। नंबर 4, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक कार्यों के लिए व्यक्ति किसी स्थान पर जाकर जब बसता है तो उसके सामाजिक कारण भी होते हैं, उसके सांस्कृतिक कारक होते हैं, धार्मिक कारक होते हैं, मैंने आपको बताया, आर्थिक कारक होते हैं, व शैक्षिक कारक, जैसे वह किसी स्थान पर पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स मकान लेके रहते हैं, तो इस प्रकार से उनका बसना शैक्षिक कार्यों के लिए अधिवास है। 5वां पॉइंट है, पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति भोग विलास, रहन सहन, शानो शौकत दिखाने के लिए भी बड़े बड़े आवास बनाता है और उनमें रहता है। अगला टॉपिक है हेडिंग नंबर 2, आधारभूत कार्यों एवं प्राकृतिक दशाओं के आधार पर, यानी वहाँ कार्य कौन कौन से होते हैं। बस्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, हमने पढ़ा, नंबर 1 ग्रामीण बस्ती या अधिवास और नंबर 2 पढ़ी थी हमने नगरीय बस्ती या अधिवास। तो पहली है ग्रामीण बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों, उदाहरण कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, आखेट, वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण आदि पर निर्भर है। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप जिस जगह संपन्न होते हैं वह ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। ग्रामीण बस्तियां जीविकोपार्जन के लिए भूमि का विदोहन करने पर निर्भर होती हैं, यानी वे जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ उन्हें प्रकृति से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनको ही वे उपयोग में लेते हैं। फिर है ग्रामीण बस्तियों के आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है, मतलब वह प्राचीन जीवन ही जीते हैं केवल उदर पूर्ति हेतु। फिर आता है सामाजिक मूल्यों या हितों को व्यक्तिगत मूल्य से ऊपर रखा जाता है, यानी उनका समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से परस्पर अच्छा व्यवहार होता है, यानी वह एक दूसरे के प्रति व्यवहार रखते हैं कि ज़रूरत के समय वे एक दूसरे के काम आ सकें, जबकि नगरीय बस्तियों में ऐसा नहीं पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों के मूल रूप से 4 प्रकार हैं। नंबर 1 सघन या गुच्छित बस्ती या अधिवास, नंबर 2 प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, नंबर 3 मिश्रित अधिवास और नंबर 4 पल्ली अधिवास। तो हम अब इन्हें डिटेल्स में पढ़ते हैं। नंबर 1 सघन या गुच्छित बस्तियाँ, वे ग्रामीण बस्तियाँ जिनमें आवास गृह पास पास होते हैं, घने बसे होते हैं। मैंने इसमें ग्रामीण इसलिए लिखा है कि नगरीय बस्तियाँ भी बहुत घनी बसी होती हैं। सघन या गुच्छित बस्तियों के नाम से स्पष्ट है, घना यानी सघन बहुत पास पास, गुच्छित यानी गुच्छे की तरह, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसी प्रकार से बहुत घनी होती हैं। इन बस्तियों को संहत, संकुलित, पुंजित या संकेंद्रित आदि अन्य नाम से भी जाना जाता है। अब आता है सघन या गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं। तो सघन बस्तियां जो होती हैं ग्रामीण व उपजाऊ मैदानी भागों, समतल एवं पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं, मतलब जहाँ पर उपजाऊ मैदानी भाग होंगे और वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था होगी, वहाँ पर सघन ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं। फिर आता है आवासों की संख्या यहाँ कम से कम 40-50 तक होती है और उससे अधिक हजारों सैकड़ों तक हो सकती है। फिर आता है सामाजिक प्रगाढ़ता होने के कारण एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं, यानी एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम भाव अधिक होता है, वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। फिर आता है जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 1000 या उससे अधिक हो सकती है। फिर आता है कि सघन या गुच्छित बस्तियों का वितरण, यानी ये बस्तियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। तो ये नदियों के उपजाऊ मैदानों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वे क्षेत्र हैं गंगा सतलज के मैदान, मालवा का पठार, विंध्यन पठार, नर्मदा घाटी तथा राजस्थान के मैदानी भाग। फिर दूसरी बस्ती आती है प्रकीर्ण या एकाकी बस्तियाँ।
ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं, मतलब एकाकी या प्रकीर्ण। जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है तो दूर दूर होते हैं, बीच में खेत होते हैं और उनके किनारों पर बस्तियां बसी होती हैं। एकाकी मतलब एक ही परिवार के सदस्य निवास करते हैं। इनमें आवास एक दूसरे से दूर होते हैं और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। फिर है, व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं तथा स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। आपसी सहयोग की भावना कम होती है। कृषक जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है, यानी एक व्यक्ति के पास अधिक भूमि है तो वह अपने को दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ समझता है तथा इनमें आपसी लगाव या भाईचारे की भावना नहीं होती है। अगला टॉपिक है कि यह प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं या इनका वितरण कहाँ है। तो इनका वितरण विश्व में मुख्य रूप से घास के मैदानों में पाया जाता है, जैसे प्रेरी प्रदेश यूएसए, कनाडा, स्टेपी मैदान एशिया में, पंपाज मैदान जो है अर्जेंटीना, मध्य दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, वेल्डस दक्षिण अफ्रीका में तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तथा भारत में गंगा के खादर क्षेत्र, यानी जो अभी गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है उसके नज़दीक, खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़, तो उसके जलोढ़ क्षेत्रों में ऐसी प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, रायसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिले तथा मरुस्थली प्रदेश में प्रकीर्ण अधिवास प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसे हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, मरुस्थली क्षेत्रों में धोरों के ऊपर एक दो झोपड़ियाँ बसी हुई रहती हैं, तो ये सब प्रकीर्ण बस्ती का ही उदाहरण है। फिर आता है नंबर 3 टॉपिक, मिश्रित अधिवास। ये अधिवास सघन व प्रकीर्ण बस्तियों के बीच की अवस्था है। ये बस्तियां सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। इन्हें सघन बस्तियों और प्रकीर्ण के मध्य माना जाता है। जिनके अन्य नाम हैं अर्धगुच्छित, अर्ध सघन, अर्ध केंद्रीय बस्तियां। मिश्रित बस्ती की उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि रहने के लिए स्थान कम पड़ता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह बोर्ड में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि मिश्रित अधिवास का उदाहरण है, तो हमारे राजस्थान में सांगोद कोटा तहसील का खुर्द गांव जो है वो इसका उदाहरण है। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है, दोनों टॉपिक के सवाल पूछे गए और दोनों ही उदाहरण हमारी बुक्स के राइटर्स के हैं। जैसे मिश्रित अधिवास पूछा गया तो वह राइटर्स सांगोद कोटा से संबंधित हैं, जबकि दूसरा पूछा गया रेखीय बस्तियां, तो वह जयपुर का बरवाड़ा गांव। तो दोनों ही सवाल एग्जामिनर के होम प्लेस हैं, इसलिए पूछे गए। अगला टॉपिक है पल्ली या पुराना अधिवास। इस प्रकार की ग्रामीण बस्ती में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए इन सब का नाम एक रहता है। मैं बताऊं, इसका नाम स्पष्ट है पल्ली, यानी कोई भी पल्ला, एक कपड़े के 4 भाग कर दो, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग कोनों पर अलग अलग जातियां या संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। ऐसी बस्तियों का वितरण पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों तथा खनन वाले क्षेत्रों में पाया जाते हैं। इन बस्तियों के अन्य नाम हैं पास, पूर्वा, ढाणी, नगला आदि। मुझे उम्मीद है कि आपके टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा और जो अगले टॉपिक हैं इस बस्ती टॉपिक के, उनको हम अगले वीडियोज में देखेंगे। धन्यवाद।